नमस्कार दोस्तों हमारे मोदी जी रिसेंटली यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर भारत आए हैं, जिसके बाद इंडिया और यूएस के बीच की फ्रेंडशिप और घनी हो गई है। और इस विजिट के तुरंत बाद मोदी जी ने गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को तोड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने भाई का जोरों शोरों से स्वागत किया है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी भारत के दौरे पर आए हैं। हालांकि इनका नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ इनके काम भी कुछ बड़े ही है। हुआ यह है कि हमारे मोदी जी खुद अल थानी को वेलकम करने के लिए गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को तोड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। इसके तुरंत बाद ट्वीट करते हुए हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माय ब्रदर आमिर ऑफ कतार एच शेख तामिम बिन हमाद अल थानी, विशिंग हिम अ फ्रूटफुल स्टे इन इंडिया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर मीटिंग टुमारो। यहां पर दोस्तों मोदी जी ने शेख तामिम को अपने भाई का दर्जा दिया है। इसका सीधा मतलब यही है कि भारत और कतार आने वाले समय में बायलैटरल रिलेशंस के साथ साथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस में या फिर जियोपॉलिटिक्स में बड़ा योगदान देते हुए हमें नजर आने वाले हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी इस दोस्ती को कोट करते हुए यह ट्वीट किया है कि ऑनर टू कॉल ऑन एच तामिम बिन हमीद Amir of Qatar on his arrival in New Delhi for a state visit. Value his guidance on advancing our cooperation in many domains. Confident that his talks with PM Narendra Modi tomorrow will deepen our close bonds of friendship. अब दोस्तों हमें यहां पर एक बात को समझना होगा कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल्स को तोड़कर दूसरे देश के लीडर का इतना वार्म वेलकम क्यों कर रहा है, तो यही हम इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। नाउ हम इस फ्रेंडशिप को दो अलग अलग डायमेंशंस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जनरल बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे जो भारत और कतार के म्यूचुअल रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकली कतार भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है। क्योंकि देखो, एक बात तो ऑब्वियस है कि ये जियोपॉलिटिक्स है और यहां पर इमोशन से बढ़कर भी खुद का फायदा देखा जाता है। तो ऐसा कौन सा फायदा है जो भारत को कतार के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? फर्स्ट थिंग इज, जियोग्राफिकली देखें तो कतर एक बहुत ही छोटा देश है जो पर्शियन गल्फ में लोकेट करता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2023 तक कतर की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 27 लाख के आसपास थी, जो भारत की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको बताना चाहूं तो भारत और कतर के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में $15 बिलियन को क्रॉस करता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो कतर एलपीजी और एलएनजी का भारत के लिए लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अगर इससे और डिकोड करें तो भारत का टोटल एलएनजी इंपोर्ट जो है इसमें लगभग 48% इंपोर्ट कतर से होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ एलपीजी 29% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट जो है वो कतर के साइड से भारत में होता है। अगर भारत की बात करें तो सीरियल्स, फ्रूट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और कई सारे प्रोडक्ट्स को हम कतर में एक्सपोर्ट करते हैं। डिफेंस के मामले में भी दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध पिछले सालों में डेवलप हुए हैं। भारत कतर को अपने डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग ऑफर करता है। इसके साथ साथ दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस या फिर जिसे हम डिमडेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी भारत रेगुलरली पार्टिसिपेट करता आ रहा है। अब ये तो हमने बायलैटरल रिलेशंस के कुछ फैक्टर्स को समझा, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि क्या सिर्फ ट्रेड को बूस्ट करना ही इस रिलेशन का एकमात्र मकसद है? तो मैं यहां पर सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि नहीं, क्योंकि देखो कतार तो वैसे भी इतना बड़ा देश तो है नहीं और जियोपॉलिटिक्स में उतना चर्चा में भी हमें कतार कभी भी नहीं दिखता है। लेकिन कतार अपने आप में ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ही क्रूशियल देश माना जाता है। अब अगर नेचुरल गैस प्रोडक्शन की हम बात करें तो यहां हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कतर 6 नंबर के ऊपर रैंक करता है। और ये हम नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और अगर प्रोडक्शन को आंकड़े में देखें तो 1.5 लाख मिलियन मीटर क्यूब से भी ज्यादा प्रोडक्शन कतार आज की डेट में करता आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो नेचुरल गैस प्रोडक्शन के मामले में कतार सबसे ऊपर रैंक करता है। इसका मतलब ग्लोबल पावर्स के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के चलते कतार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कतार को पूरे रीजन में एज अ मीडिएटर की तरह देखा जाता है। 2007 का हुती और येमेन के बीच का वॉर हो या फिर 2008 में हिजबुल्लाह का लेबनान की कैपिटल बीरत के ऊपर इन्वेजन हो, या फिर अगर हम रिसेंट इंसिडेंट की ही बात करें तो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट को कंक्लूड करना
हो, इन सब में कतार ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ऑब्वियसली कतार पूरे मिडल ईस्ट में जहां पर हमेशा से ही इंस्टेबिलिटी बनी होती है, उस मिडल ईस्ट में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत क्रूशियल माना जाता है। और मिडल ईस्ट का ग्लोबल इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंस है, ये तो आपको अलग से बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। आप समझ ही गए होंगे कि कतार क्या क्या यहां पर कर सकता है। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान को अगर कंटेन करना है तो अफगानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब अफगानिस्तान ठहरा तालिबान के हाथों में, जिससे भारत ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन हम सबको पता है कि भारत और तालिबान के बीच कतर में ही सारे डिस्कशंस कंक्लूड होते हैं और फॉरेन पॉलिसी की दिशा भी कतर में ही डिसाइड की जाती है। और यूएस ईरान के बीच जो टेंशंस है, इसके इंपैक्ट को भी बैलेंस करने के लिए भारत को कतार की बहुत जरूरत पड़ सकती है। अब इस पूरे खेल में सिर्फ एक ही इशू है जो अभी तक पेंडिंग है। हम सबको पता है कि कतार ने रिसेंटली 8 इंडियन नेवी पर्सनल्स को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हमारे मोदी जी के सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चलते 7 नेवी ऑफिसर्स को निर्दोष साबित करते हुए भारत भेजा गया था। लेकिन फिर भी एक ऑफिसर को आज भी कतर में डिटेन किया गया है। अब हमारे लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मोदी जी अपने भाई को बोलकर बचे हुए ऑफिसर को भी छुड़ाकर भारत लाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो हम इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करेंगे, सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करना और ढेर सारे लोगों तक शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप आगे भी ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस को देखना चाहते हो तो प्रैग्मेटिक इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।